बारे में डिस्कस करेंगे। ये समझ आ रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। किसी को पता है घरेलू हिंसा क्या होती है? ठीक है, तो घरेलू हिंसा घर में होने वाली हिंसा को कहते हैं, जो कि हम देखते हैं जैसे मूवीज में हम देखते हैं ना कि आदमी औरत को मार रहा, किसी का पति किसी की पत्नी को मार रहा, ये बहुत लोग अपने घरों में भी देखते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज ये जानना और ये समझना है हमारे लिए कि घरेलू हिंसा गलत है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मर्द हो, किसी का पति हो, किसी का भाई हो, किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। ये बात सबको समझ आई कि मारना किसी को भी गलत है, चाहे वो मर्द हो, किसी का पति हो, किसी का बाप हो, मारना गलत है। ये बात समझ आई? तो ये हम समझना सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि घरेलू हिंसा एक अपराध है। अपराध समझ में आता है आप लोगों को? क्या होता है अपराध? जो गलत काम जिसके लिए कानून आपको पनिश कर सकता है, आपको जेल भेज सकता है। ये बात सबकी समझ आई? तो घरेलू हिंसा गलत हरकत होती है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। घरेलू हिंसा बहुत तरीके से हो सकती है। तो एक तो फिजिकल यानी कि मारकर, किसी को हाथ उठाकर। दूसरा होता है इमोशनल यानी कि ताने मारकर, बहुत ज्यादा परेशान कर कर, बातें बहुत ज्यादा सुनाकर। तीसरा होता है पैसे ना देकर। तो अगर आप देखेंगे, आप सबके घर में आपकी माँ भी काम करती है या आपके सिर्फ पापा काम करते हैं? सिर्फ पापा काम करते हैं। तो अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि पापा जो है वो माँ को कुछ भी पैसे ना दे अपने खर्च के लिए, है ना? कोई भी पैसे ना दे, उनकी हर चीज को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करे। ये भी एक तरीके का हिंसा होता है। ये बात आप सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ बहुत सारे और चीजें भी ऐसी होती है, यानी कि डराना, धमकाना। मारना नहीं, सिर्फ अब्यूज होता है, यानी कि किसी को भी डराना, धमकाना कि अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो मैं तुम्हें मारूंगा, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ये सब चीजें भी हिंसा का एक रूप ही होती है। ये बात हम सबके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी टीवी पर भी घरेलू हिंसा की बात होती है तो सिर्फ दिखाते हैं कि हाथ उठाया और उठा है, पर बहुत तरीके की हिंसाएं होती हैं घरेलू हिंसा के अंदर, और सबके सब एक अपराध है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा क्या आप लोगों को लगता है कि इस देश में कम होती है या बहुत ज्यादा होती है? बिल्कुल सही, बहुत ही ज्यादा होती है हमारे देश में घरेलू हिंसा। ये नंबर देख रहे हो? कोई पढ़ के बताओ। 148, 548 cases were reported under तो 1548.48 इतना सारा नंबर जो अभी हम बोल नहीं पा रहे हैं, इतने घरेलू हिंसा के केसेस हुए हैं 2001 से 2008 के अंदर। तो ये बात समझना भी काफी जरूरी है हमारे लिए कि घरेलू हिंसा एक ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ टीवी पर शो में हम देखते हैं। ये एक रियलिटी है, ये हमारे भारत में हर घर में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और लॉकडाउन के बारे में सबको पता है, अभी कोविड हुआ था, हम सब अपने घरों में थे, स्कूल बंद हो गए थे। उसमें 30% घरेलू हिंसा का बढ़ाव हुआ है, और सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश पता है? हाँ, यूपी। यस, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला फिजिकल यानी कि हाथ उठाना, हाथ उठाकर मारना, फिजिकली मारना। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, वो क्या होता है हमें धमकाना, डराना, है ना? उसके बाद इमोशनल यानी कि ताने मारना, हर वक्त कोसना। दहेज को लेकर कितनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं घरों में कि तुम ज्यादा दहेज नहीं लेकर आए, तुमने खाना अच्छा से नहीं बनाया। ये सब भी एक तरीके का हिंसा है। और अगर आप देखते हैं कि ये हिंसा कहीं हो रही है तो ये बहुत जरूरी है कि आप आकर किसी
सरकार के पास अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कमेटी बैठती है। उसी तरीके से औरतों की प्रोटेक्शन के लिए औरतों के साथ इतने सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारी हिंसा होती है, उन सब के लिए एक कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये सरकार के नेशनल लेवल पे भी है और राष्ट्रीय जो हर स्टेट होता है, हाँ स्टेट लेवल पे भी है, ठीक है। तो राजस्थान में भी एक नेशनल कमीशन स्टेट कमीशन फॉर वुमेन होगा, जो कि इन सारे केसेस को इन्वेस्टिगेशन करती है, ये भी सारे केसेस हैं कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसका प्रोग्रेस क्या है ये देखती है। उसके साथ साथ अगर एक औरत के साथ हिंसा हो रही हो तो क्या सिर्फ उसके अपराधी को सजा देना काफी है? नहीं, उसके साथ इतना ज्यादा हिंसा होती है तो वो बहुत पीड़ित हो जाती है, तो उसे जरूरत होती है हेल्थ की, हॉस्पिटल ले जाने की। उसके साथ जो मानसिक तनाव को बर्दाश्त कर रही है उस पर उसकी सहायता करेगी। तो ये सारी चीजें भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन देती है। उसके साथ साथ मान लो ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर आप पुलिस के पास नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि घर में बंद कर दिया गया है या फिर कुछ चोट लगी है कि वो औरत घर से बाहर नहीं जा पा रही हो, तो अपने फोन पे 100 टाइप करना, 100, और फिर एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज किया जा सकता है सिर्फ एक फोन कॉल से। समझ में आई ये बात? कौन सा नंबर बोला मैंने? 100। एक बार फिर से 100। वेरी गुड। अब हेल्पलाइन के ऊपर आते हैं। 100 कॉल करके तुम कोई भी क्राइम को, कोई भी अपराध रिपोर्ट कर सकते हो। ये सिर्फ घरेलू हिंसा के लिए नहीं, कोई भी अपराध जैसा तुम देख रहे हो तो 100 डायल करके आप अपराध को दर्ज करा सकते हो। लेकिन मान लो कि आपको सिर्फ घरेलू हिंसा के लिए ही कॉल करना हो तो और भी हेल्पलाइन है, जैसे कि वुमेन हेल्पलाइन 1091 डायल करने से आप इस हेल्पलाइन पे जा सकते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा अच्छी हेल्पलाइन है, राजस्थान निर्भया हेल्पलाइन। निर्भया के बारे में पता है? ठीक है। 2012 में एक मीट हुई थी, जिसके बाद निर्भया हेल्पलाइन आई है। इसको कोई मीट करेगा? 18002000020। हाँ, ये हेल्पलाइन अभी हम बोर्ड पर लिख देंगे और फिर आप इसको नोट डाउन कर लेना। इस हेल्पलाइन पर कॉल करने से भी आप घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और ये स्पेसिफिकली सिर्फ घरेलू हिंसा और औरतों के साथ हो रहे अपराध के लिए हेल्पलाइन है, तो इससे बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, अब बस इसको कंक्लूड करते हैं। जहाँ पर आज हमने क्या सीखा? घरेलू हिंसा के बारे में। घरेलू हिंसा क्या सिर्फ मारपीट से होती है या फिर और भी चीजें हैं? क्या क्या और चीजें हैं? हाँ, पैसों की कमी हो जाती है, बहुत ताने मारते हैं, डराना धमकाना, ये सारी चीजें, देश के लिए डराना धमकाना, ये सारी चीजें भी हिंसा का भी रूप होती है। ये बात समझना है कि हिंसा हो रही है तो वो एक अपराध है। कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति को पीट नहीं सकता, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। ठीक है, और अगर ये चीज किसी के साथ हो रही है तो हम उससे धीरे धीरे बात करेंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और उनसे हम बात कर उनकी सहायता करने की मदद करेंगे। अब उनकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं? पुलिस में FIR दर्ज कराएंगे या फिर 100 पर डायल करेंगे या फिर ये सारी जो हेल्पलाइन हम ऊपर लिख रहे हैं उनको डायल करके एक रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? चलिए, सबको समझ आया ये? यस मैम। अब आप कभी आपके साथ या आप किसी को जानते हैं उनके साथ आप जब बड़े हो जाएंगे आपके साथ अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो आप चुप रहोगे? वेरी गुड। कुछ भी ऐसा किसी के साथ भी आप जब बड़े हो जाओगे आपके साथ हुआ या आपकी किसी जान पहचान वाले के साथ हो रहा है आप आवाज जरूर उठाओगे। बोलो जरूर उठाओगे? जोर से बोलो जरूर। वेरी गुड। उसको सरल और सिंपल भाषा में समझाना अभी मेरा काम है। तो ये जो लिखा हुआ है इधर, सबसे पहले मेरा नाम सिंचन है। हाँ और मैं इधर एक जो लॉ कॉलेज है उधर से आई हूँ और आज हम लोग लॉज अगेंस्ट
लॉज का मतलब होता है कानून, ठीक है। हमारे देश में क्या क्या कानून है। चाइल्ड अब्यूज का मतलब होता है बच्चों पे जो उत्पीड़न, दुख या जो भी दर्द वगैरह जो भी उन पे किए जाते हैं, उनका मतलब चाइल्ड अब्यूज होता है, ठीक है। चाइल्ड मतलब बच्चे और अब्यूज मतलब उन पे जो उत्पीड़न किया जाता है। इनके खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं हमारे देश में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि चाइल्ड अब्यूज क्या होता है, और उसके बाद हर्षिता बात करेगी कि उसके खिलाफ क्या कानून है। इतना सबको समझ आ गया अभी तक कि चाइल्ड अब्यूज क्या होता है, ठीक है। अभी ये जो आप ये ग्राफ देख रहे हो, उधर एक जो गोल सर्कल बना हुआ है उधर ब्लू नीले रंग में, उसमें जो छोटा वाला हिस्सा है वो दिखा रहा है कि हमारे देश में कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो 18 साल से कम उम्र के हैं। ये जो उस साइड में हमारे देश में 40% जो लोग हैं वो 18 साल के से कम उम्र के हैं, ठीक है। पर पिछले 10 सालों से बच्चों पे जो अत्याचार या जो जुल्म हो रहे हैं वो 5 टाइम्स और बढ़ गया है, ठीक है। और जो 37% मतलब 37% जो उन पे अपराध हो रहे हैं वो जौन अपराध माने जाते हैं। और 10 से 13 मिलियन बच्चे जो 5 से 14 साल की उम्र में बाल श्रम में भी इन्वॉल्व होते हैं। आप में से किसी को पता है क्या कि बाल श्रम का क्या मतलब होता है? किसी ने पढ़ा है अभी तक? 6 से 14 वर्ष के बीच में जो है ना, काम कराना। देखो, श्रम का मतलब काम होता है, और बाल श्रम का मतलब जो आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो विद्यालय या स्कूल ना जाके जब बाहर मजदूरी का काम करते हैं या शिक्षा ना प्राप्त करके बाहर काम करते हैं, उसको बाल श्रम बोलते हैं। और हमारे देश में बाल श्रम अलाउड नहीं है। स्पेसिफिकली 5 से 14 साल के बच्चे जो जिस उम्र में हैं, बाल श्रम उनको नहीं करना चाहिए। और इसके आगे अब हम आते हैं कि चाइल्ड अब्यूज, व्हाट इज चाइल्ड अब्यूज, ठीक है। अभी मैंने बोला कि चाइल्ड अब्यूज का मतलब होता है बच्चों पे उत्पीड़न करना या उनको चोट पहुंचाना या उनको दुख देना, इसका मतलब चाइल्ड अब्यूज होता है। और चाइल्ड अब्यूज 2 तरह के हो सकते हैं, एक शारीरिक रूप से हो सकता है और एक मानसिक रूप से हो सकता है। मानसिक और शारीरिक, इन दोनों का भेदभाव आप सबको पता है क्या? शारीरिक, हाँ, मानसिक आपको पता है? आप बताएंगे? जितना पता है उतना बताएंगे। हाँ, मानसिक दिमागी होता है, और शारीरिक जो हमारे शरीर पे होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार की उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक, दोनों हम ये उत्पीड़न के हिसाब से मान सकते हैं। और इसमें बहुत कुछ आ सकता है, जैसे हम कोई भी बड़ा हमसे, कोई आपसे बड़े उम्र के कोई भैया दीदी भी हो सकते हैं, और आपसे बड़े उम्र के आपके मम्मी पापा की उम्र के भी कोई लोग हो सकते हैं जो आप पे ये सब उत्पीड़न डाल सकते हैं। तो इसमें आपको अगर किसी भी प्रकार का आप पे कुछ वायलेंस हो रहा है, जैसे आपको कोई मार रहा है या आप पे कोई पहुंचा रहा है, तो वो चाइल्ड अब्यूज के हिसाब से हम मान सकते हैं। अब 2 तरह के और अब्यूज होते हैं, एक कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क के हिसाब से अब्यूज, और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट होता है गैर संपर्कीय अब्यूज, ठीक है। अब गैर संपर्कीय, जैसे आपने कहा कि मानसिक रूप से जो भी चोट पहुंचाए जाते हैं लोगों पे, वो किस पे आएगा बताओ?
नॉन कॉन्टैक्ट, हाँ। वो नॉन कॉन्टैक्ट क्यों होगा? क्योंकि आप पे कोई आपको छूकर आप पे कुछ उत्पीड़न नहीं पहुंचा रहा है, आपको दिमागी रूप से आप पे करके आपको अब्यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट अब्यूज़ के अंदर आएगा। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे? आप सब जो समान उम्र के सब लोग हैं, आप में से किसी के भी ऊपर अगर अब्यूज़ हो रहा है तो आप उसको कैसे समझें? ये पहचानने के दो तरीके हैं। एक है कि गुड टच और एक होता है बैड टच। गुड और बैड का मतलब आप सबको पता है। गुड मतलब जो अच्छा होता है और बैड मतलब जो बुरा होता है। ये समझना ये पूरी तरह आपके ऊपर है। अगर आपको कोई भी आपको कैसे भी छू रहा है और आपको उससे अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो ये आप पर है कि अगर आपका कोई दोस्त बोल रहा है कि नहीं ये सब सही है, ये कुछ गलत नहीं है, उस वजह से आप अपनी आपको चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो आपको किसी मम्मी पापा या अपने दोस्त भाई बहन किसी को भी बताना, आप बता सकते हो। अब आइडेंटिफाइंग इंस्टेंसेस ऑफ अब्यूज़, इसका मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? एक तो आप पहचान सकते हैं कि जो अच्छा संपर्क होता है उससे आप सुरक्षित महसूस करते हो। अगर आप सुरक्षित नहीं महसूस करते हो आपसे किसी बड़े उम्र के किसी के साथ, तो आप चुप मत रहिए। आप किसी बड़े को जाके बताइए, जिससे आपको लगता है कि वो आपकी समस्या को समझेंगे, आपके साथ जो बुरा हो रहा है उसको वो रिकग्नाइज करेंगे और उसके खिलाफ कदम उठाएंगे ताकि आप सुरक्षित रहें। अब हर्षिता इसके आगे से। तो सबसे पहले मेरा नाम हर्षिता है और आप सब लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग, मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए कि कैसे मैं स्कूल में एकदम चिल आउट, एकदम शांति से पढ़ती थी, इतना टेंशन नहीं होता था। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे शिंचन दीदी ने अभी आप सबको बता दिया कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, कैसे होता है। मैं आपको फिर से एक बार ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगी ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब होता है बच्चे के साथ बुरा व्यवहार होना। अब बच्चा कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की, किसी भी उम्र के बच्चे के साथ बुरा व्यवहार चाइल्ड अब्यूज़ कहलाता है। अब चाइल्ड अब्यूज़ कई तरीके से हो सकता है। चाइल्ड अब्यूज़ इस तरीके से भी हो सकता है कि आपके साथ कोई गलत तरीके से आपको छुए, आपको कुछ गलत करने को बोले या कहे कि हमारे किसी बॉडी पार्ट को छुए। अब वो बॉडी पार्ट प्राइवेट बॉडी पार्ट होता है, ऐसा पार्ट जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट है, जो आप खुद सिर्फ अपने आप ही आप बॉडी पार्ट छूना चाहते हैं और किसी को छूने नहीं देना चाहते। वो सिर्फ या तो आपके पेरेंट्स कभी छुए, बचपन में छूते होंगे, बड़े होने के बाद नहीं छूते। और बच्चे मतलब वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, अगर आपको कोई कहीं छुए तो आपको अनकम्फर्टेबल लगता है, ऐसा लगता है कि दूर चला जाए। वो होता है एक तरीके का चाइल्ड अब्यूज़। दूसरा होता है मानसिक तरीके का चाइल्ड अब्यूज़। जैसे आपसे कोई कहे कि मैं आपको खाना नहीं दूंगा अगर तुमने मेरे लिए ये काम नहीं किया, या कोई कहे कि जाओ मेरे लिए ऐसे ऐसे काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारी ये बात मम्मी को बता दूंगा या ये बात पापा को बता दूंगा या ऐसे कर दूंगा, तुम्हारी ये फोटो इसके साथ भेज दूंगा। ये होता है दिमागी रूप से आपका शोषण करना। समझ गए सब लोग? यस मैम। हाँ ठीक। अब एक और तरीके का अब्यूज़ होता है जिसमें बच्चों को कहा जाता है कि वो घर के खर्चा चलाने के लिए बाहर जाके मजदूरी करें। अब सबको यहाँ सब पढ़ने के लिए आते हो, सबको पता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, पता है कि नहीं पढ़ना ज़रूरी है? हाँ, पढ़ लिख के सब लोग कुछ बनना चाहते हो कि नहीं? हाँ, तो ये तुम्हारा अधिकार है। बट अगर तुमसे कोई ये कहे कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाहर मजदूरी करो, तो ये भी एक तरीके का अब्यूज़ है, क्योंकि पढ़ाई करना तुम्हारा अधिकार है। ये अधिकार हमारे संविधान ने सारे बच्चों को देश 9, 10, 11, 12। अच्छा ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में आप सभी ने सुना है, क्या होता है? शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम बनाया था 2009 के अंदर, उसके बारे में आपने सुना है कुछ? थोड़ा
नहीं सुना किसी ने? क्या होता है वही बताने हम आपको यहाँ पे आए हैं, लेकिन आपने नाम सुना या नहीं सुना? नहीं सुना तो भी आप नहीं बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8वीं तक की शिक्षा आपकी किस में? चलिए कोई बात नहीं। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो केंद्र सरकार जो है 2009 में लेकर आई थी, और उसके बारे में आपको नंदिनी बताएंगी कि शिक्षा क्यों जरूरी होती है और शिक्षा का अधिनियम क्या है। आप 10 मिनट के लिए सुन लीजिए, उससे 1 मिनट ज्यादा हम आपका वक्त नहीं लेंगे, थोड़ी सी शांति रख के सुन लीजिए। प्लीज इसे आप बताइए कि शिक्षा आपको क्यों लगता है कि वो जरूरी है? आपको क्यों लगता है? आप यहाँ पे आगे पढ़ रहे हो तो आप क्यों पढ़ रहे हो? आपको क्यों लगता है कि आगे आपके लिए क्या आपके फ्यूचर के लिए काम आएगी? और पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी और शिक्षा से समाज के लिए क्या होगा? समाज की सेवा करेंगे हम। आप समाज की सेवा करोगे तो आप ये बात मानते हो कि शिक्षा की वजह से जो समाज की सोच है वो पहले से बहुत अच्छी होती जा रही है? तो वो भी हो रहा है शिक्षा की वजह से। तो यही सब है जो शिक्षा की वजह से होता है। आपको अच्छी नौकरी मिलती है, आपका भविष्य उज्जवल हो रहा है, उसकी वजह से समाज में सुधार आ रहा है। तो ये सब शिक्षा की वजह से ही हो रहा है। तो अब जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, जो हम आपको बताएंगे, तो आप ये देखिए भारत में राइट टू एजुकेशन के आने से पहले क्या स्थिति थी। तो पहले अभी तो बहुत सुधार आ चुका है। अभी जैसे 73% ऑफ पॉपुलेशन जो है अपनी, जो वो अब शिक्षित है। पहले इतनी भी नहीं थी और अब धीरे धीरे वो बढ़ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस एक्ट के आने के बाद हमें बहुत सुधार आया है हमारे समाज में। तो इसके अभी हमारे लिए शिक्षा बहुत, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो बहुत जरूरी है। ये देखिए राजस्थान की स्थिति आप देखें तो अभी उसका एजुकेशन इंडेक्स जो है वो उसका बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है, लेकिन पहले इतना अच्छा नहीं चलता था। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद ही राजस्थान में जो प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं उसकी वजह से होता है। अब जब राइट टू एजुकेशन एक्ट ये आया तो इसमें जो भारत के संविधान में इन्होंने भारत सरकार ने 2 आर्टिकल वो लोग लेकर आए थे। पहला आर्टिकल 21A और दूसरा आर्टिकल 51A। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट ने क्या किया है, जो आपका शिक्षा का अधिकार है उसको एक मौलिक अधिकार बना दिया। आप तो जानते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है? हाँ जी बताइए। लेकिन आप उससे क्या होता है? मौलिक अधिकार है आपका, तो वो क्यों है? मौलिक अधिकार इसलिए हमारे लिए जरूरी होते हैं कि वो इतने आपकी जिंदगी में इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि आपसे वो कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी ने वो छीनने की कोशिश की तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि देखिए मेरा अधिकार छीन गया है मुझसे, तो अब मुझे अपना अधिकार वापस चाहिए। ये मौलिक अधिकार इसलिए बहुत जरूरी होता है और इसलिए हमने अब जो एजुकेशन है, शिक्षा है, हमने उसको एक मौलिक अधिकार का हक दिया। ऐसे ही हमारे पास आर्टिकल 51A आया है राइट टू एजुकेशन एक्ट की वजह से, जिसमें उन्होंने बोला गया है कि जो आपके अभिभावक है, मतलब आपके पेरेंट्स और गार्डियंस है, उनका ड्यूटी है कि वो आपको पढ़ाई लिखाएं। तो ये आपका आर्टिकल 51A लेकर आया है भारत सरकार। अब पूजा आपको बताएगी। तो आप लोगों को मारवाड़ी आती है तो मैं मारवाड़ी में भी बात करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं मारवाड़ी बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो आप लोगों को मुझे ठीक से सुनना पड़ेगा। तो अभी इन्होंने आपको बताया कि शिक्षा क्यों जरूरी होती है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है जो 2009 में आया था। इसने भी आपको बताया कि किस
आर्टिकल के अंतर्गत आया। तो अभी आपने सिर्फ सुना, किसी को याद है? इसने 2 आर्टिकल बताए थे जिनके अंदर, बताओ किसी को याद है? अभी उसने पिछली स्लाइड पर हमें दिखाया था बिल्कुल। तो 21 क्या होता है? 21 के अंदर राइट टू लाइफ होता है, अगर आप इंग्लिश में बोले, यानी वो अधिकार जो हमारे जीवन के लिए इतने जरूरी है, जिनके बिना हम अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। आप लोग समझ रहे हैं? तो वो उसी तरह जो हमारा भारत का संविधान है, उसने यह माना है कि जो शिक्षा है वो इतना महत्वपूर्ण अधिकार है एक इंसान के पास में, कि यदि हर नागरिक के पास शिक्षा नहीं होगी तो वो अच्छे से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। इसीलिए राइट टू लाइफ के अंदर, जो कि एक मौलिक अधिकार है, उसके अंदर शिक्षा के अधिकार को डाल दिया गया है। अब यदि हम बात करें कि क्या 4 बहुत जरूरी चीजें हैं जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। आप इस शब्दों को समझते हैं? उधर जो आपको दिख रहे हैं, नहीं समझते तो मैं समझाऊंगी, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप समझते हैं कि क्या कह रहे हैं? मैं समझाती हूँ। पहला बोल रहा है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। अगर आप इनको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो पहली चीज है कि क्या शिक्षा का अधिकार आपको उपलब्ध है या नहीं। 5 मिनट की और बातें प्लीज सुन लीजिए। क्या शिक्षा का अधिकार आपको उपलब्ध है या नहीं? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 1 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का काम करता है। कौन से स्कूलों में? पहले तो जो सरकारी स्कूल है उनमें उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यदि कोई गैर सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूल है तो उसके अंदर सरकार ने ये नियम बनाया है कि 25% जो सीटें होंगी, 25% बच्चे जिन्हें मुफ्त शिक्षा की जरूरत है उनको लेना जरूरी है। तो कोई भी गैर सरकारी स्कूल ये नहीं बोल सकता कि हम इन्हें एडमिशन नहीं देंगे या हम इन्हें अपने स्कूल में नहीं लेंगे। उन्हें इस अधिनियम के अंदर बाध्य किया गया है कि जिस बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है उस बच्चे को आपको अपने स्कूल के अंदर लेना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है कि आपको स्कूल में तो ले लिया गया है, पर क्या आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है? क्या आपको उसी प्रकार की शिक्षा मिल रही है जो बच्चा पैसे देकर उस स्कूल में पढ़ रहा है उसको जैसी शिक्षा मिल रही है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं समाज के अंदर हम सभी को समान अधिकार नहीं मिलते। कहने के लिए मेरे पास एक अधिकार है, पर हो सकता है उसको ज्यादा फायदा मिल रहा हो, मुझे कम फायदा मिल रहा हो। तो ये जो अधिनियम है ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि जो अधिकार हमको मिल रहे हैं, जो बच्चा पैसे देकर पढ़ रहा है या जिसका अधिकार है मुफ्त पढ़ने का, दोनों को बराबर अधिकार मिले और उनके साथ भेदभाव न किया जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चा जब स्कूल में आ जाता है तो क्या वो उस माहौल के अंदर अपने आप को ढाल पा रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार जैसे सोचिए, मैं गांव की बच्ची हूँ, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, लेकिन मुफ्त शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत मैं किसी शहर में जाती हूँ और मुझे किसी शहर में निःशुल्क एडमिशन मिल जाता है। पर आपको क्या लगता है, क्योंकि मेरा माहौल बहुत अलग था, जहाँ से मैं आई थी वो चीजें बहुत अलग थी, तो जरूरी नहीं कि मैं अपने आप को उस तरीके से ढाल पाऊँ, उन जो दूसरे बच्चे वहां उनके साथ ढाल पाऊँ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो ना सिर्फ 1 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है, वो ये सुनिश्चित करता है कि सबको समान अधिकार मिले, और ये भी सुनिश्चित करता है कि बच्चे उस स्कूल में जाने के बाद ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे उन्हें स्कूल से बाहर जाना पड़े, जैसे उनके पास किताबों के पैसे नहीं हो या फिर जो यूनिफॉर्म होती है उसके पैसे नहीं हो। बस 2 मिनट और लूंगी, बहुत सरल चीजें हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आप वहाँ देखें, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंतर्गत 25% जो सीटें होती हैं प्राइवेट या गैर सरकारी स्कूलों में, वो निःशुल्क बच्चों को देनी होती है। दूसरी चीज है कैपिटेशन फी। मैम को बाद में सुन लीजिएगा, मुझे 2 मिनट। कैपिटेशन फी क्या होती है? कई बार आपने सुना है कि जब आप स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपसे लोग डोनेशन मांगने की कोशिश करते हैं। यदि आप डोनेशन देंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, बिना पैसे के कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर के अधिनियम के अंदर कहा गया है कि यदि कोई भी स्कूल आपसे कैपिटेशन फी यानी इस तरह का कोई भी पैसा या डोनेशन मांगने की कोशिश करता है तो आप उन्हें जाकर बता सकते हैं कि ये गैर कानूनी है और ये गलत है। उसके बाद आप देखिए कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाती है जो ध्यान रखेगी कि जिन बच्चों को एडमिशन मिला है वो ठीक से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज जो आजकल हम देखते हैं कि ये अधिनियम ये भी सुनिश्चित करता है कि जब
शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं तो वो एक ऐसा माहौल बना सके जिसमें बच्चा अच्छे से पढ़ सके। पहले हम ऐसा डर का माहौल नहीं होना चाहिए कि यदि मैंने होमवर्क नहीं किया या फिर मुझे कुछ आता नहीं है या मैं कुछ गलत पूछ लूंगा तो शायद मेरी शिक्षक या शिक्षिका मुझे डांट देंगे या मुझे पनिशमेंट दे देंगे। तो हर शिक्षक का इस अधिनियम के अंदर कर्तव्य बनता है कि वो एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करे जहाँ बच्चा बेझिझक चीजें पूछ सके, उसे डरने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यदि आप डरेंगे तो आप वो सवाल नहीं पूछ पाएंगे जो आप पूछना चाहते हैं। मुझे पता है आप जानना चाह रहे हैं। आखिरी चीज है, आज अब जो राजस्थान सरकार है उसने एक आप सब इंटरनेट चलाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते होंगे, तो एक वेबसाइट है भारत सरकार की, शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। अगर आपके पास 2 मिनट हो घर जाने के बाद तो उस वेबसाइट को एक बार खोल कर देखिएगा जी। कबार पर खोलो, 5000 खोल दो, ठीक है। फॉलो नहीं खोलने का फॉलो नहीं करना है, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पेज नहीं है, वेबसाइट है, सरकार की वेबसाइट है, ठीक है। तो घर जाके 2 मिनट खोल के देखना, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार आप मुफ्त एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको भरना होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म के बाद सरकार आपसे दस्तावेज मांगती है जिसमें वो पूछती है कि आपकी कितनी उम्र है, आपकी जो माता पिता काम करते हैं उसकी कितनी आय आती है घर में, आप कहाँ के मूल निवासी हैं, राजस्थान के हैं या किसी दूसरे जी नागौर के हैं, जी जी बताना पड़ेगा कि आप नागौर के, बिना बताए आपको शायद एडमिशन नहीं मिलेगा। और राइट टू ये जो अधिनियम है इसके अंदर पहली कक्षा के बच्चों को मिलता है, आपको एडमिशन पहले ही मिल चुका है तो आप चिंता नहीं करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो पहली कक्षा में हैं जिन्हें एडमिशन की जरूरत है निःशुल्क, तो उन्हें बताइए कि हर साल सरकार जून या जुलाई के महीने में ये वेबसाइट को खोलती है और 2 महीने तक खुला रखती है ताकि जिसको भी जरूरत है निःशुल्क एडमिशन लेने की वो यहाँ पर आकर फॉर्म भर सकता है और उस बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। और इस बात का भी सरकार ध्यान रखती है कि जो स्कूल है वो बच्चे के घर के पास में ही हो ताकि उसे जाने आने में जरूरत नहीं हो। अगर स्कूल ज्यादा दूर होगा और मेरे पास पैसा नहीं है मान लीजिए किराए का, तो रोज आना जाना मेरे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन सरकार कोशिश करती है कि जो स्कूल वो आपको देगी वो आपके घर से सबसे ज्यादा पास में और सबसे निकट होगा। आपको कुछ समझ आया आज? एक बार बता दीजिए कि आज हमने किस विषय पर बात की है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन से साल का है? 2000। और क्या कहता है, क्या ये सिर्फ सरकारी स्कूल की जिम्मेदारी है या गैर सरकारी? गैर सरकारी कितने प्रतिशत है? 25% देगा, ठीक है। और क्या आपसे डोनेशन मांगा जा सकता है? और एडमिशन किस प्रकार ले सकते हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप उस स्कूल में जाके भी दाखिला दे सकते हैं और वो आपको एडमिशन देंगे। और एक आखिरी चीज और बता दीजिए, कौन से कक्षा के बच्चों को एडमिशन मिल सकता है? और कब खुला करती है इस वेबसाइट को? कब खोलती है? हर साल खोलती है। आप थैंक यू सो मच आपके हम दोनों आपको आज पढ़ाएंगे चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज क्या होता है? बाल विवाह का मतलब है जब एक ऐसी शादी जहाँ पे लड़की जो 18 साल की है या उससे कम है, एक लड़का जो 21 साल का है, 21 साल से कम, जब उन दोनों की शादी होती है उसे कहते हैं बाल। ठीक है, लड़की की क्या एज है? 18। ऐसी शादी जब होती है उसे कहते हैं बाल। ठीक है, और ये कानूनी जुर्म। ठीक है, अब कानूनी जुर्म तो है अभी भी होता है ना, समय के साथ काफी कम हो गया है पर ये अभी भी होता है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है हमें, क्योंकि अभी भी है भारत के कुछ शहरों में, इसलिए अपन इसको समझेंगे। हम समझेंगे इसको सरकार खाने आते हैं। देखो
चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। प्लीज बातें मत करो, 10 दिन की बात है ना। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि भारत की अभी क्या सिचुएशन चल रही है, अभी क्या हो रहा है भारत में बाल विवाह को लेके। देखिए इसमें लिखा है कि हर 3 में से एक जो लड़का या लड़की है वो चाइल्ड ब्राइड है, वो इंडिया में है। हर 3 में से एक जना जो चाइल्ड ब्राइड है वो इंडिया में है। अब मतलब पूरे विश्व में से वो इंडिया में है। तब सोचो कितनी ऐसी चाइल्ड ब्राइड इंडिया में होंगी। अब हम देखते हैं सेकंड के over half of the Indian child brides live in 5 states. भारत में देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 राज्य हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस होना, बाल विवाह होता है सबसे ज्यादा। बाल विवाह होता है सबसे ज्यादा, जिसमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये चीज होती है बाल विवाह या चाइल्ड ब्राइड, मतलब जो छोटी दुल्हनें होती है ना उन्हें होते हैं चाइल्ड शादी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ है। अब देखिए अप्रोक्सीमेटली 1 in 4 young women in India were married, मतलब इंडिया में, ठीक है, हर 4 में से एक लड़की की शादी उसके 18वें जन्मदिन में हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है। तो कितना ज्यादा सीरियस है, कितना ज्यादा आप देखिए सारे फैक्ट्स समझ रहे हैं आप सब कि कितना ज्यादा ये स्थिति कितनी गंभीर है भारत में, है ना। सबका ध्यान यहाँ पे प्लीज, कि ये बात नेक्स्ट स्लाइड। ये सेम मरीज मैंने समझाया ना आपको, इसमें लिखा है कि अभी भी गाँव में लड़कियाँ बहुत ज्यादा रिस्क पे हैं, जिनकी छोटे बच्चों में शादी करा दी है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको क्या है। अभी एक लड़का है, उसकी जब शादी होगी, जब वो 21 साल की उम्र से पहले हुई, तो फिर बाल विवाह का लड़की अब 18 साल से, मैं बता दिया आपको पहले ना, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे क्यों होता है बाल विवाह होता तो है, तो क्यों होता है, इसके रीजन क्या है। पहला है कि आज भी कई जगहों पे डर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रीजन क्या है, कि इन वजहों की वजह से बाल विवाह अभी भी हो रहा है भारत में। कहीं ना तो बहुत जगहों पे ना बाल विवाह और लड़कियों को बहुत समझा जाता है ना, कि भाई उनकी शादी करा दो तो हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरा है कि अभी भी ना डाउरी दहेज देने के चक्कर में बहुत लोग उनकी जल्दी शादी करा रहे हैं, कम दहेज में, ठीक है। अब हम मानते हैं बहुत लड़के में भेदभाव की वजह से अब देखते हैं कि बाल का हो तो रहा है, क्या है इफेक्ट का मतलब है कि बाल का हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ठीक है भारत में। अब देखते हैं कि पहली बात तो बच्चे की पढ़ाई में कितना फर्क है। अगर एक लड़की की शादी बचपन में करती तो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी, वो स्कूल नहीं जा पाएगी, वो पढ़ नहीं पाएगी। अगर वो पढ़ नहीं पाएगी तो उसका विकास हो जाएगा, है ना। जैसे अब आप पढ़ रहे बाल विवाह के बारे में, कहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं ना। अब अगर आप ये अब आपको पता है क्या होगा, है ना, उस बच्ची की शादी हुई उसे नहीं पता है क्या है, तो उसका विकास हो जाएगा, तो नहीं समझ पाएगी। दूसरा देखेंगे, और अगर पढ़ेगी नहीं तो पैसे नहीं कमा पाएगी। सबको पढ़ना पैसे कमाना है ना, काम करना है, नौकरी चाहिए, है ना। तो कमा नहीं पाएगी तो वो समाज को कुछ नहीं पाएगी, तो अपने कामों के तरफ ध्यान नहीं रख पाएगी, है ना। तो इससे लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। अब हम देखते हैं जब एक छोटी बच्ची जिसको खेलना चाहिए या उसे पढ़ना चाहिए, जब उसे घर के सारे काम दे दिए जाए, जो एक उसकी शादी में काम करती है, तो सारे काम दे दिए जाए या उससे बहुत सारा काम कराएं, उससे उस पर हिंसा भी हो सकती है। छोटी बच्ची है ना, घरेलू हिंसा हो सकती है, तो उससे डिप्रेशन भी हो सकता है। अब जब वो अकेले रहने लगेगी, काम सारा करती रहेगी, बहुत बार बहुत ही कम उम्र में वो गर्भवती भी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए उसकी ये सब चीज़ें उसकी तबीयत पर असर करेगी, दिमागी और उसको दिमागी हालत से भी परेशान करेगी। इसलिए बाल विवाह के इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा
आप सबको ये पता है कि कानून होता है, कानून को तोड़ेंगे तो क्या होगा? जेल होगी। तो अभी हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 दो आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि हम महिला और बच्चों के लिए जो हमारी वो है सरकार मोदी जी ने वो कानून बना सकते हैं उनके भले के लिए। तो उसको देखते हुए जैसे अभी मिशी दीदी ने आपको समझाया बाल विवाह का इसका क्या क्या नुकसान हुआ, तो इसलिए 2006 में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 तब बाल विवाह को रोकने के लिए 2006 में कानून बनाया सरकार ने। तो अभी इसमें आप देखोगे चाइल्ड बाल विवाह के आज आपको पता है दीदी ने बताया कि लड़की 18 साल से कम आप इसके और किसी को पता है आपको कि लड़की 18 साल से कम है और उसको बड़े लड़के से शादी कर दिया आदमी से, तो ऐसे में सरकार बोलती है गलत है। उसमें सरकार ने बोला कि जो भी आदमी जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर हो गई है वो एक छोटी लड़की से शादी करता है उसको या तो 1 लाख तक का जुर्माना या 2 साल तक की सजा या दोनों चीजें हो सकती हैं। आप समझ रहे हैं? तो और दूसरे में वो कहते हैं कि शादी आप सबको मालूम है पंडित करवाता है, तो फिर पंडित को मालूम है लड़की 18 साल से कम है लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहे, शादी करवा रहा है, तो उस पंडित को भी 1 लाख तक का जुर्माना 2 साल तक की सजा हो सकती है। ये कानून का प्रावधान है। अभी आप सबको ये तो मालूम चले कानून क्या है, लेकिन पुलिस को जाकर बताना पड़ता है ना कानून क्या है। तो ये बाल विवाह की पुलिस क्या है, एक नंबर है 1098, आप उसको फोन करेंगे, उसमें एक होता है जो मैंने अभी आपको कानून बताया, एक बाल विवाह को रोकने के लिए हर एक शहर में एक ऑफिसर को नियुक्ति की जाती है। आप उसमें जाएंगे तो वो आगे रोक देंगे शादी, इसमें फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि बाल विवाह हो चुका है, वो संपन्न हो गया, तो वो पति पत्नी नहीं होते, वो बाल विवाह खत्म होने के बाद भी आगे बचा सकते हैं ताकि वो लड़की बचे। तो ये सिर्फ और सिर्फ लड़की का नहीं है, ये जेंडर न्यूट्रल है। इसमें अगर लड़का भी 21 साल से कम है तो अगर उसका भी विवाह हो गया है 18 साल से ऊपर की लड़की है तो उस लड़के के भी संरक्षण करने के इसमें कानून में प्रावधान है। और दूसरा पुलिस की होती है, आप 100 नंबर पे भी फोन कर सकते हैं, पुलिस आएगी, वो बाल विवाह को रोकेगी और लड़की को वहाँ से सुरक्षित ले जाकर उसके माता पिता को सौंपकर उसको समझाएंगे कि बेटी को पढ़ाओ भी 18 साल के बाद उसकी शादी करो। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर हो जाए बताया कि एक अफसर की नियुक्ति होती है शहर में। दूसरा इस अफसर जो है कमेटी के अंदर काम करता है। इस कमेटी में 3 लोग होते हैं, एक अफसर, एक कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एक कोई सोशल वर्कर। और तीसरा अगर आपको डर लगता है कि पुलिस के पास नहीं जाना है, क्या पुलिस नहीं मरेगा थाने में जाकर वहीं उठा लेती है, तो आप सीधा कोर्ट के पास जाके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मतलब जो सिविल कोर्ट के सबसे नीचे वाले जो नए जज नियुक्त होते हैं, आप आसान भाषा में समझिए, उनको जाके आप बोल सकते हैं, तो वो जाके पुलिस को आदेश देंगे कि आप जाकर वो बाल विवाह को रोको। जा सकते हैं बाल विवाह के बारे में बात करेंगे तो हमने बहुत कोशिश करी कि आपको प्रोजेक्टर पे दिखा सके, लेकिन प्रोजेक्टर इशू की वजह से काम नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को मेरे लैपटॉप पे पीपीटी नजर आ रही है, ठीक है? तो जैसे जैसे मैं बात करती जाऊँ इसके ऊपर भी नजर बनाए रखना। ऐसे में इसमें जो भी लिखा है वो आपको समझाऊंगी, ठीक है? सबसे पहले बाल विवाह के बारे में बात करते हैं। क्या आप सबको पता है बाल विवाह होता क्या है? बाल का मतलब क्या होता है बच्चे? विवाह का मतलब क्या होता है? शादी। तो बच्चों की जो शादी करा दी जाती है छोटी उम्र में उसको बाल विवाह कहते हैं। तो आपको क्या लगता है बाल विवाह होना सही चीज है या गलत चीज है? क्यों गलत है? बिल्कुल सही, वो पढ़ नहीं पाते, उनकी जिंदगी बहुत छोटी हो जाती है, खत्म कर दी जाती है बाल विवाह के द्वारा। इसीलिए बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये चीज भी याद रखनी है। और ये जरूरी है कि हम समझें कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और बाल विवाह बिल्कुल
ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाल विवाह क्या आपको लगता है हमारे देश में होता है या नहीं होता है ना? कि बाल विवाह जो है वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये देखो 1 in 3 of the world's child brides live in India। दुनिया में जितनी भी बच्चियों की शादी होती है, 1 में से 3 में से 1 भारत की है। यानी कि भारत में हर 4 औरत में से, हर 4 18 साल से कम उम्र की बच्चियों में से 1 बच्ची की शादी हो जाती है, बहुत ही छोटी उम्र में। तो अगर आप लोग 4 यहाँ बैठे हैं, ऐसा है कि 4 में से 1 की शादी करा दी जाती है। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना ज्यादा हमारे देश में बाल विवाह होता है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे देश में 40% औरतों की शादी करा दी जाती है जब तक वो 18 साल की नहीं होती है तब तक। कौन कौन से 2 राष्ट्र हैं? बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, बिहार और वेस्ट बंगाल में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी छोटी बच्चियां होती हैं, अगर टोटल को देखें तो उनमें से 40% की शादी करा दी जाती है इतनी छोटी उम्र में, जब वो 18 साल की नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस उम्र के बच्चे को बच्चा कहा जाता है और कहाँ तक में शादी नहीं हो सकती। तो कोई भी लड़के की शादी अगर 21 साल से पहले तक हो रही हो तो वो होता है बाल विवाह, और किसी भी लड़की की शादी 18 साल से पहले करा दी जाए तो उसको बाल विवाह कहते हैं। और अगर किसी भी बच्चे की शादी लड़की की 18 साल से कम, लड़के की 21 साल से कम कराई जाए तो वो एक कानूनी अपराध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह से होता क्या है। तो सबसे पहली चीज, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है ना? पढ़ाई रुक जाती है क्योंकि घर पे अगर किसी की शादी हो जाए तो घर के कामों की जिम्मेदारी जनरली लड़की पर डाल दी जाती है। उस लड़की को संभालने की, यदि उस शादी से कोई बच्चे होते हैं उनकी संभालने की जिम्मेदारी लड़के पर पड़ जाती है। इसकी वजह से उन दोनों की जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती है, वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं और बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है उन्हें। ठीक है, उसके साथ साथ हेल्थ की भी इशू होती है, यानी कि स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं एक शादी के बाद। यदि किसी लड़की को फिर शादी के बाद बच्चे होते हैं तो इतनी छोटी सी उम्र में जो गर्भवती होना और ये सारी चीजें जो कि उसके साथ आती हैं तो बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। ठीक है, सेम इशू होता है लड़कों के साथ भी। इतनी छोटी सी उम्र में अगर उनकी शादी करा दी जाए तो उनके भी स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसके साथ साथ जब छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती है तो उन्हें समझ नहीं होती है ना? वो बहुत छोटे होते हैं पर उनके ऊपर अगर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी जाएंगी तो आगे में वो पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ लिख नहीं पाएंगे और उसके बाद फिर वो अपने घर पे अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट रह जाएंगे, जिसकी वजह से आगे का जो ग्रोथ है, जो आगे बढ़ने की, जॉब वगैरह लेने की जो क्षमता होती है वो बच्चों में खत्म हो जाती है। इस वजह से बाल विवाह जो है वो बिल्कुल गलत है। और अगर आप देखते हो कि किसी के साथ बाल विवाह हो रहा है तो इमीडिएटली आपको पुलिस के पास जाने की जरूरत है और उन व्यक्तियों की मदद करने की जरूरत है। ठीक है ना? अब ये देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह होता क्यों है। तो ज्यादातर लड़कियों की शादी करा दी जाती है बहुत छोटी उम्र में, क्योंकि लड़कियों को एक बोझ की तरह देखा जाता है। तो ये सब आपको पता है, कन्या भ्रूण हत्या भी बहुत ज्यादा होती है हमारे देश में, है ना? क्यों ऐसा सोचा जाता है कि लड़कियां एक बोझ हैं? दहेज प्रथा के कारण, जो हमारे पूरे भारत में है, दहेज प्रथा के कारण लड़कियों को एक बोझ की तरह देखा जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज है। क्या आप लोगों को लगता है कि लड़कियां बोझ होती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सब बराबर हो, है ना? आप सब जो लड़के कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती हैं। और दहेज प्रथा भी गलत है, ये सब आप अग्री करते हो? हाँ, है ना? क्या दहेज लेना सही है? नहीं, बिल्कुल। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्यों बाल विवाह करवाते हैं जो बड़े लोग होते हैं, वो बस चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बेटी की शादी करा दी जाए ताकि वो जल्दी घर से चली जाए और जो बोझ है वो खत्म हो जाए, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पुरानी पिछड़ी हुई सोच है, गलत सोच है, जिसको आप सबको मिलकर खत्म करना है। ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी हाँ, तो
बच्चियां हैं उनकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में करा दी जाती है ताकि कम से कम दहेज दिया जाए। ठीक है, अब आते हैं हम क्या किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 जो है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं और लड़कियों के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 भी इसी बात को कहता है। उसके साथ साथ हमारे संविधान, हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। तो दो प्रावधान ये हैं, एक है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट और दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ये दोनों प्रावधान ऐसे हैं जो साफ साफ कहते हैं कि बाल विवाह एक अपराध है और यदि किसी के साथ बाल विवाह हो रहा है तो उसका यह अधिकार है कि वो इस चीज को रोक सके। ठीक है, उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की। तो अगर ये अपराध आप कर रहे हैं तो उसके साथ क्या दंड दिया जा सकता है। तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर कोई बाल विवाह करवा रहा हो या फिर कोई 18 साल से ऊपर का आदमी किसी 18 साल से नीचे की बच्ची से शादी कर रहा हो, वो भी एक अपराध है। तो अगर आप देखें कि बहुत छोटी लड़की की शादी एक बहुत बूढ़े इंसान के साथ हो रही हो तो वो भी एक अपराध है। उसके लिए उसे 2 साल तक की दंड दिया जा सकता है, जब उसे 2 साल तक जेल में रखा जाएगा और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसके साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि पुलिस के पास कैसे जाया जा सकता है, तो हमारा जो प्रावधान है हमारे देश का वो इस तरीके का है कि 100 जो अभी तन्वी ने आपको बताया भी था, उसमें आप डायल कर पुलिस को अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। या फिर उसके साथ साथ आप ये भी साफ साफ कह सकते हैं कि आप पुलिस के पास जाकर और वहां पर भी FIR दर्ज करा सकते हैं। कोई भी इंसान ये कर सकता है, यदि वो एक बच्चा क्यों ना हो जिसके साथ बाल विवाह हो रहा हो, या फिर आप भी कर सकते हो या फिर कोई भी बड़ा आपके घर का जाकर पुलिस में FIR दर्ज करा सकता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक पुलिस ऑफिसर है जो कि स्पेसिफिकली बाल विवाह के लिए ही बाल विवाह को रोकने के लिए ही एक पुलिस ऑफिसर बनाए गए हैं जिनका पोस्ट बाल विवाह को रोकने के लिए ही है। तो उनके पास अगर आप जाते हो पुलिस स्टेशन में जाके पूछते हो कि कौन है वो ऑफिसर, वो आपको जैसे मिलते हैं तो उनके पास भी आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो और वो स्पेशल सहायता करेंगे आप सभी लोगों की जिनके साथ बाल विवाह या तो हो रहा हो या फिर आप रिपोर्ट कर नहीं रहे हो किसी भी तरीके के बाल विवाह को। उसके साथ साथ एक कमेटी भी है जिसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहते हैं। जोधपुर में एक अलग से कमेटी होगी बाल विवाह को रोकने के लिए। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं भी हैं जो बाल विवाह को रोकने का काम करती हैं, उनके पास भी जाकर किया जा सकता है। तो आज हमने क्या सीखा, बाल विवाह गलत है, बाल विवाह एक अपराध है। कितने साल से छोटी लड़की होती है तो उसके साथ बाल विवाह अपराध होता है, और लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए, 21 साल। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी के साथ भी बाल विवाह हो रहा है तो वो एक अपराध है। उसके चलते लोगों में बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, जैसे उनकी पढ़ाई रुक जाती है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, वो फिर कोई जॉब नहीं पकड़ पाते हैं और उनके साथ जो रहने सहने की व्यवस्था है वो भी बहुत खराब हो सकती है। इस वजह से हमें बाल विवाह को रोकना चाहिए। किस प्रकार आप रोकेंगे, यदि आप देख रहे हैं तो आपके पास भी अधिकार है, जिसके साथ बाल विवाह हो रहा है उसके साथ अधिकार है, या फिर कोई और बड़ा इंसान वो भी अगर देखता है बाल विवाह तो आपको 100 पे डायल करना है या फिर पुलिस ऑफिसर के पास जाकर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर को ढूंढना है और फिर उनके पास से कंप्लेंट दर्ज करानी है। सबको समझ में आया? अब अगर आप कहीं भी देखोगे बाल विवाह को होते हुए तो क्या आप उसको रोकने की कोशिश करोगे? क्या डायल करके? वेरी गुड, सब समझ आया ना आप लोगों को? याद रखोगे सब कुछ जो अभी हमने बोला? क्या क्या नंबर बोले दीदी ने? 100